शिक्षा मनोविज्ञान के परिक्षेत्र की अगर बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बताया गया है कि मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जो मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं उसमें बताया गया सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा बताया गया है वस्तुनिष्ठ विधि। पहला बताया गया है वह आत्मनिष्ठ विधि, इसको हम लोग सब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं, और दूसरा बताया गया है वस्तुनिष्ठ विधि, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान में की जो अध्ययन विधियां हैं, जो एजुकेशन साइकोलॉजी की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें दो प्रकार की एजुकेशन साइकोलॉजी बताई जाती है। नंबर एक कंडीशन आत्मनिष्ठ, नंबर दो वस्तुनिष्ठ। अब आत्मनिष्ठ के अंतर्गत जो सब्जेक्टिव होती हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले आता है आत्मनिरीक्षण विधि। इसको आत्मनिरीक्षण को हम कहते हैं एक प्रकार का आत्म जो अपनी प्रक्रियाओं को स्वयं जानने की क्रियाएं, मतलब तो जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे प्लेटो ने बताया था आदर्शवादी प्रकृति में कि उसमें जो ये चीज़ें बताई गई थी कि आत्मा ही प्रमुख है, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना ही प्रमुखता मानी गई थी। इसमें आदर्शवादी कंडीशन में या आदर्शवादी आइडियलिज्म में बताया गया था, प्लेटो ने बताया था। ठीक उसी प्रकार से आत्मनिरीक्षण विधि को अगर जानने समझने का प्रयास किया जाए तो आत्मनिरीक्षण विधि बालक को स्वनिरीक्षण की क्रियाओं को बताने का प्रयास करता है, जिसे टिचनर ने बताया था। टिचनर महोदय ने बताया है कि अपने आत्मा में देखना ही आत्मनिरीक्षण विधि है। किसने बताया था? ये टिचनर ने बताया है। अपने आत्मा में या स्वयं की आत्मा में देखना ही कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण विधि है। एंजल के कथनों की बात की जाए तो उन्होंने बताया था अपने अंदर देखना ही आत्मनिरीक्षण है। अपने अंदर देखना, उन्होंने कहा अपने आत्मा को देखना, इसमें बताया था, एंजल ने बताया था। इसी प्रकार से वुडवर्थ ने भी बताया है कि अपनी क्रियाओं प्रक्रियाओं के बारे में जानना और अपनी प्रक्रियाओं में का आत्मनिरीक्षण करना ही कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण की विधि है या अंतर्निरीक्षण की विधि है। और दूसरा कंडीशन इसमें बताया गया है, आत्मनिष्ठ विधि में दो कंडीशन होती हैं इसकी, और दूसरा बताया गया है बाह्य निरीक्षण विधि। बाह्य किसे कहते हैं? बाह्य मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी, अर्थात देखा जाए तो जो बाह्य निरीक्षण विधि होती है उसके माध्यम से बालक की क्रियाएं ऐसी हों कि जो बाह्य प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रदर्शित होती हों या दिखाई पड़ती हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य निरीक्षण विधि कहते हैं। अब आती है बात दूसरे वस्तुनिष्ठ निरीक्षण की विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड। इसमें अगर देखेंगे तो वस्तुओं के आधार पर, एक था बालक के अपने स्वकल्पना के आधार पर या अपनी आत्मिक प्रक्रियाओं के आधार पर था, पहला वाला कंडीशन, और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि के आधार पर, ऑब्जेक्टिव मेथड्स के आधार पर। तो इसमें अगर बात करें वस्तुनिष्ठ विधि के बारे में तो ये विधि जो होती है इसमें नंबर एक बताया गया है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधि में प्रयोगात्मक विधि भी आती हैं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में को वस्तुनिष्ठ विधि क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं ये प्रयोग के आधार पर होता है। जैसे प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने ये चीज़ें बताई थी कि जो भी प्रक्रियाएँ की जाती हैं कहीं ना कहीं जो भी प्रक्रियाएँ आज की कल्पनाओं में की जाती हैं वो पहले से कहीं ना कहीं उसका पहले से प्रयोजन बनाया जाता है। तो प्रयोगात्मक कहीं ना कहीं प्रयोजन से ही जुड़ा हुआ है, प्रयोग के आधार पर ही है, और जो कि प्रक्रियाओं के आधार से जोड़ करके ही देखा जाता है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल के मेथड के आधार पर ही उसकी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। अर्थात प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से बालक अपनी क्रियाएं करता है और क्रियाओं के आधार पर वस्तुओं को वो जोड़ करके ही अपनी क्रियाओं को बढ़ावा देता है। तो इसको हम लोग पहला कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि। अर्थात वस्तुनिष्ठ विधि में पहला आता है प्रयोगात्मक विधि। अगर दूसरे कंडीशन की बात करी जाए तो इसमें दूसरा आ जाता है आपका उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक किसको कहते हैं? क्लिनिकल मेथड कहते हैं। उपचारात्मक विधि को हम वस्तुनिष्ठ विधि क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि वस्तुनिष्ठ विधि या ऑब्जेक्टिव मेथड को हम उपचारात्मक कैसे कह सकते हैं? उपचारात्मक अर्थात देखें तो उपचार स्वास्थ्य से, एक उपचार होता है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और एक उपचार होता है जो सीखने में हमारी प्रक्रियाएं अवरुद्ध होती हैं उसमें हमारी शिक्षक मदद करता है। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? उपचार के अंतर्गत आती हैं। अर्थात वो हो कहीं ना कहीं क्लिनिकल मेथड, मतलब कहीं ना कहीं उसका शिक्षक उपचार के रूप में उसकी क्रियाएँ करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर जो भी उसके साथ में प्रक्रियाएं होती हैं कहीं ना कहीं उसको करते हैं। तो उपचारात्मक विधि के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया गया है, जिसको
इसकी विधियों के अंतर्गत आती हैं, अध्ययन विधियों के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसकी प्रक्रियाओं को अगर जाने समझें तो इसमें उपचार के माध्यम से बालक में सुधारात्मक प्रवृत्ति लागू की जाती है। तीसरे कंडीशन की बात करें तो जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में इसको हम कर सकते हैं केस हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं। जीवन इतिहास विधि वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत ये भी आता है। जीवन इतिहास विधि अर्थात बालक की क्रियाओं को उसी प्रकार से दिया जाए जैसे पूर्व में उसकी प्रक्रियाएँ रही हैं या उसके गुण या दोष उससे जुड़े रहे हैं, उसके प्रकार से इसके जीवन इतिहास को देखते हुए उसकी प्रक्रियाओं को लागू करवाया जाए। तो अगर अगले कंडीशन की बात करिए तो उसमें आता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि किसे कहते हैं, ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कंपैरेटिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तुलनात्मक विधि में ये चीज़ें बताई भी गई हैं क्योंकि तुलना करना एक प्रकार का कंपैरेटिव होता है और कहीं ना कहीं तुलना के आधार पर ही प्रगति निर्धारित होती है। आज की डेट में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कल कुछ को अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों के आधार पर ही कहीं ना कहीं प्रगति का निर्धारण इसके आधार पर भी होता है। तो तुलनात्मक विधि अर्थात तुलनाओं के आधार पर आज क्या है, कल क्या है, या फिर बालक में आज क्या सुधार हुए और कल क्या सुधार हुए, इसकी कहीं ना कहीं तुलना की जाती है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही इसमें जुड़ करके निकल के आता है। अगले कंडीशन की बात है तो प्रश्नावली विधि होती है। प्रश्नावली मतलब इसको क्वेश्चन आर मेथड भी कहते हैं। और अगले कंडीशन की बात करिए तो क्वेश्चन, ये जो प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली अर्थात प्रश्नों के संग्रह के आधार पर ही बालक का मूल्यांकन किया जाता है और उसका कहीं ना कहीं मापन करते हुए उसकी क्रियाओं को निर्धारित किया जाता है। सांख्यिकीय अगली पॉइंट्स की बात करें तो सांख्यिकीय विधि आती है। सांख्यिकीय विधि किसे कहते हैं, सांख्यिकीय इसको हम लोग कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम चयन करते हैं कि बालक में कौन से प्रक्रियाएं सुधारात्मक हुई, कौन से उसमें प्रक्रियाएं लागू की जा सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल मेथड उसमें जुड़ करके आता है। अगला पॉइंट आता है मनोविश्लेषणात्मक विधि। आप जानते होंगे कि मनोविश्लेषणात्मक विधि कहीं ना कहीं मन की स्थिति या मन की क्रिया शक्ति के आधार पर ही बालक की क्रियाओं को सुधारा जा सकता है। और कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणात्मक विधि मुख्य रूप से बालक के चयनात्मक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित करती है। तो इसमें वस्तुनिष्ठ विधि में एक आता है मनोविश्लेषणात्मक विधि भी है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं फ्राइड ने भी मुख्य रूप से बताने का प्रयास किया है जी, फ्राइड ने। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि किसे कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट मेथड या फिर कहीं ना कहीं विकासात्मक विधि। और विकास कहीं ना कहीं बालक की क्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। इसको भी हम लोग वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत ही मापते हैं। मनोभौतिक विधि, मन स्थिति के माध्यम से जो क्रियाएं बालक करता है उसमें भौतिक स्थिति मतलब उसकी क्रियाएं प्रेजेंट टाइम में कैसी स्थिति है या कैसी परिकल्पनाएं हैं उसकी, तो उसको हम साइको फिजिकल मेथड भी कहते हैं। उसके प्रकृति के आधार पर ही कहीं ना कहीं उसके अध्ययन करने की विधियों का चयन किया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में ये सभी सहायक कारक होते हैं। और कहीं ना कहीं इसके आधार पर ही शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ मुख्य रूप से लागू की जाती हैं। कहीं ना कहीं ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में महत्वपूर्ण रूप से मुख्य भूमिका निभाती हैं। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ भी हैं, जिसको हम लोग मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है।